हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि पशु विभाग में पशु परिचर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, ठीक है। और उसकी जो योग्यता है वो कक्षा 10th पास है, ठीक है। 10th पास कोई भी जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और भी अन्य बहुत सारी जो योग्यताएं हैं, ठीक है। इसका सिलेबस है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट वगैरह क्या है, क्या इसके बारे में और जानकारी है, तो ये सारी जो जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, यहाँ आपकी जनरल साइंस की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। अभी जो ये भर्ती आई है, इस भर्ती के अकॉर्डिंग हम आपकी केवल जनरल साइंस की ही तैयारी करवा पाएंगे, ठीक है। और अदर प्रकार की जो क्लास है वो फिलहाल हमारे पास में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पर जनरल साइंस की तैयारी कैसे करवानी है, पशु परिचर में उसका सिलेबस कितना है, ठीक है, कैसे सिलेबस आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमारा जो पूरा ध्यान है, हमारी टीम का जो पूरा ध्यान है वो उसी पे रहेगा। और साइंस में से आपका एक भी सवाल गलत ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं पूरी। बस शर्त एक ही है कि हम जो जितने भी वीडियो रोज अपलोड करते हैं उनको कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही साथ जितने प्रश्नों के वीडियो अपलोड करता हूं मैं, ठीक है, जो जितने भी हमने पॉइंट पढ़ लिए उन सारे पॉइंटों के प्रश्नों के वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं, तो उनको भी आपको देखना है। और साथ ही साथ हर रोज जनरल साइंस जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के जो चैप्टर है वो अपने को पता है जनरल साइंस में शामिल होता है, ठीक है। तो इन तीनों के जो क्विज है हर रोज जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डालता हूं, तो आप उससे जुड़िए। और साइंस में से या जनरल साइंस के पार्ट में से एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए आप जुड़े रहे हमारे दोनों ही चैनल से, यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से। तो अपन आज पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। किसके बारे में? संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होती है, तो ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा और सीधा अपन पढ़ते हैं संयोजकता के बारे में, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है, पहले तो देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संयोजकता जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, संयोजकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संयोजन करने की क्षमता, संयोजन की क्षमता, है ना, संयोजन करने की या संयोजन की क्षमता। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन हमें तो संयोजन का भी मतलब नहीं पता है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होगा? जुड़ना, ठीक है, जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। आगे बात समझ में? तो जुड़ने की जो क्षमता है उसी को अपन कहते हैं संयोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहता है? संयोजन क्षमता कहते हैं। इसको अपन एक नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं, फिर अपन बात करेंगे आगे उदाहरणों की, जो प्रॉपर साइंस के उदाहरण लेके अपन इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल उदाहरण देता हूं, उससे आप इसकी संयोजन क्षमता को समझो या संयोजकता को समझो। तो जैसे मैंने संयोजकता का यहाँ पे अर्थ लिख दिया है, जुड़ने की क्षमता। किसकी क्षमता? जुड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? अब जैसे मान लिया कि मेरे दो हाथ है, मेरे कितने हाथ है? दो हाथ है। तो मैं दो हाथों से किन्हीं दो व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं, हाथों से पकड़ू तो, ठीक है। ऐसे तो 3-4 को भी पकड़ सकते हैं, पर एक हाथ से एक व्यक्ति को, एक हाथ से एक व्यक्ति को, ठीक है। तो मैं दो हाथों से दो व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं आराम से। तो यहां पर मेरी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मेरी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, क्योंकि मैं 2 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं पकड़ सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही जो तत्व होते हैं, कोई जो तत्व है अन्य कितने तत्वों से जुड़ सकता है? अन्य कितने तत्वों से जुड़ सकता है? अन्य कितने तत्वों से जुड़ सकता है? वो जो क्षमता है वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। आगे बात समझ में? उसी को अपन क्या कहेंगे? संयोजकता। अर्थात किसी तत्व की संयोजन करने की जो क्षमता है उसको अपन संयोजकता कहते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व से
किसी अन्य तत्व से संयोजन करने की क्षमता, से संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो उसी को अपन कहते हैं संयोजकता। अब ये संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, तत्वों की संयोजकता, क्या सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है या अलग अलग होती है? तो उसको अपन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक अष्टक सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत? एक अष्टक सिद्धांत दिया गया है बोर और बरी के द्वारा। बोर और बरी ने एक अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसको अपन बोर बरी स्कीम भी कहते हैं ना, बोर बरी स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए, बोर बरी स्कीम या अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत, अष्टक नियम भी कह सकते हैं, अष्टक सिद्धांत भी कह सकते हैं। आगे बात सुनिए, तो इस सिद्धांत में बोर और बरी ने क्या बताया कि कोई भी जो तत्व है उसके बाह्यतम कोश में, उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या यूं मान लो कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आगे बात सुनिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। आगे बात सुनिए, यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका अष्टक है वो पूरा नहीं माना जाएगा और ऐसे तत्व कभी भी अस्तित्व में नहीं रहते हैं या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है इनका। तो कोई भी तत्व है उसके लिए ये एक अनिवार्य शर्त है, ध्यान रखना। कैसी शर्त है ये एक अनिवार्य शर्त है कि उसे अपना अष्टक पूर्ण करना ही करना है ना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए या अपने बाह्यतम कोश में, जिसको अपन बोलते हैं संयोजकता कोश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? संयोजकता कोश। ध्यान रखना, बाह्यतम कोश को क्या कहा जाता है? संयोजकता कोश कहा जाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं? संयोजकता कोश कहते हैं। तो बोर-बरी के अनुसार तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक तत्व क्या करता है? अन्य तत्व को या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। वो डिपेंड करेगा कि उसकी क्षमता देने की है या लेने की है। आगे बात समझे, वो डिपेंड करेगा कि वो दे सकता है या ले सकता है, अथवा साझेदारी भी कर सकता है। ध्यान रखना, या तो इलेक्ट्रॉन लेता। देखो, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? 3 कंडीशन करेगा, अपनाएगा वो। अष्टक पूरा करना है, अष्टक के लिए कितनी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन। तो एक कंडीशन तो है आपके, कौन सी? कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देने वाली कंडीशन हो जाएगी। एक कंडीशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लेने वाली, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि भाई न तो इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है और न ही इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में है, तो क्या कर सकता है? पार्टनरशिप तो कर ही सकता है। भाई क्या कर सकता है? पार्टनरशिप तो कर सकता है, साझेदारी। कि दूसरे सामने वाले तत्व को कहेगा कि चल 2 इलेक्ट्रॉन तू दे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, दोनों 50-50 कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इस प्रकार उसको अपन बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलेंगे उसको? साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की क्या कर सकता है? साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो कोई भी जो तत्व होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, है ना, अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। अब ये वापस फिर से मत पूछ लेना कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि बोर-बरी ने स्टडी करके, अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अष्टक पूर्ण होना चाहिए और प्रत्येक तत्व की ये प्रवृत्ति होती है ना, कि बाह्यतम कोश में वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की ओर प्रवृत्त होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो सामने वाले तत्व को, या जो उसके पास में तत्व है अन्य परमाणु है ना, अन्य तत्व का या स्वयं का भी हो सकता है, तो उसको या तो इलेक्ट्रॉन देता है या उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, या उसके साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करता है। तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझेदारी करके अपना अस्तित्व बनाए रखता है। क्या करता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और जब कोई भी जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो किसी न किसी तत्व के परमाणु को देगा या लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉन देकर चल तू तेरे चला जा, मैं मेरे चले जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वो आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, एक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और परमानेंट एक यौगिक का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, एक यौगिक का या अणु का निर्माण कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार तो बनते हैं अपने अणु। यौगिक और अणु है वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं या तो एक तत्व दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उससे ले रहा है या उसके साथ में इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझेदारी करता है, तो वो एक बंध के द्वारा दोनों परमाणु है वो जुड़ जाते हैं। 2 है, 4 है, जितने भी है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक अणु और एक यौगिक का निर्माण करता है, जिसको अपन देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, तो ये होते हैं यौगिक, है ना। तो ध्यान रखना यौगिक कैसे बनते हैं, आगे बात समझ। अब आप कहोगे कि सर ये तत्व है, ये अष्टक नियम और ये इलेक्ट्रॉन वगैरह ये क्या है, ठीक है, ये तो आपने बताया नहीं। और पहले आप ये संयोजकता कोष वगैरह ये क्या होता है, तो इन सब के लिए पहले से मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। एक क्लास में सारी चीजें एक साथ थोड़ी बताई जाती है ना। इन सब के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है। आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ आपको सारे वीडियो देख लेना है। जहाँ जहाँ जो आपको वीडियो पढ़ना आप उसको आराम से, उस क्लास को आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो संयोजकता को तो अपन आज पढ़ ही रहे, ठीक है, वैलेंसी। और इसके अलावा ये कोष है, कक्षक है, अष्टक नियम है, बोरबरी स्कीम है, ये सब जो है वो मैंने पहले से बता रखे हैं। आगे बात सुन, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर अब आगे बात करें कि सर हाँ ठीक है, अणु या यौगिक तो समझ में आ गया, पर अब ये संयोजकता आपने नहीं बताई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या साझेदारी करता है। क्यों करेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, जैसे मान लिया कि सामने वाले तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या सामने वाले तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 दे रहा है या 2 दे रहा है, वही उसकी क्या है, संयोजकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 संयोजकता, 2 दे रहा है तो 2 संयोजकता। आगे बात। इसी प्रकार यदि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भी 1 संयोजकता, और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भी 1 संयोजकता। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है या इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, कितने ले रहा है, कितने दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो मेनली अपन लिख सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वो कौन सी संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, वो संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, उस तत्व के परमाणु की या उस तत्व की क्या होगी, संयोजकता होगी। आगे बात समझ में, संयोजकता होगी। अब यदि अपन संयोजकता की आगे और थोड़ी डिटेल से चर्चा करें, देखो कुछ जो तत्व होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो स्थायी होती है। कैसी होती है, स्थायी होती है, नियत रहती है, कभी बदलती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। आगे बात समझ में। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता बदलती भी रहती है ना, ये ध्यान रखना है। संयोजकता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता फिक्स होती है। जैसे अपन बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, क्या होती है, 1। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी होती है, 1। अब ध्यान रखना है संयोजकता के लिए, वैसे संयोजकता तो 1 ही कहलाएगी, है ना, इसकी भी 1, इसकी भी 1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसके आगे प्लस लगाता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसके आगे क्या लगाता है, माइनस लगाता है। क्या लगाता है, ऋणात्मक चिन्ह लगाता है, और इसके धनात्मक, है ना।
प्लस और माइनस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्लस चिन्ह का उपयोग कब करते हैं? प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा जब इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है या त्यागता है। सामने वाले परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस संयोजकता आएगी। अब 1 दे रहा है तो +1 आ जाएगी, 2 दे रहा है तो +2 आ जाएगी। आगे बात सुन। इसी प्रकार माइनस संयोजकता कब प्रदर्शित करेगा? माइनस संयोजकता प्रदर्शित करेगा जब इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है। आगे बात समझ में? तो वैसे एक्चुअल में इसका अर्थ है वो बिल्कुल अलग होता है भाई। एक्चुअल में ये +1 संयोजकता तो 1 ही रहेगी, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 रहेगी और इसकी भी संयोजकता क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। लेकिन इस अपन कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता +1 है, इसकी संयोजकता -1 है। लेकिन वास्तविकता में अगर अपन डीप साइंस में पढ़े तो इसका पूरे का अर्थ है वो अलग होगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूं थोड़ा सा। जैसे बात करें सोडियम की, किसकी बात करें अपन? सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये कोष की संख्या है, ध्यान रखना। अब अपन यहाँ जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो अपने को कोष में जो उपकोष होते हैं S, P, D, F, ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस में इतनी ज़्यादा आपके चीज़ें नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर भरा जाता है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका एक्चुअल तो ये है पहला कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ध्यान रखना, ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे बात समझ में? ठीक है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये पूरा दूसरा है, 2s और 2p है ना, आगे 2 लगाया हुआ है, तो ये पूरा दूसरा कोष है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इसमें और 2 इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को जनरल साइंस पढ़ रहे हैं अपन इतनी साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी जो भी डीपली साइंस जिनको पढ़ना है उनके लिए अपन जनरल साइंस में मैं ना तो बताऊंगा आपको, ठीक है, और ना ही इस प्रकार के सवाल आते हैं जनरल साइंस में, और बताऊंगा भी नहीं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो अपने को इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे ही लिखना है। पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब आप कहोगे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए? इसके लिए भी सब सूत्र दे रखे है ना। बोर-बरी स्कीम जो है उसके अंदर समझा रखा है, वो वीडियो आप देख लेवे। कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले कोष में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, वो सब दे रखा है। अब अपन अपना फोकस इधर रहेगा। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और इसमें 1। बाह्यतम कोष है तीसरा। तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। इसको तीसरे कोष में क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब ध्यान रखना 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने को? बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? इलेक्ट्रॉन करने हैं 8। कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है वो करने हैं। अब बात करें तो अब इसको 7 चाहिए, या इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका बाह्यतम कोष ये है तो 7 चाहिए। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये पूरा कोष समाप्त हो जाएगा। या तो इसको 7 चाहिए, ठीक है, चाहिए 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 7। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये कोष तो पूरा ही समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा ये कोष, और इसमें ऑलरेडी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये परमाणु क्या करता है? परमाणु एक तंत्र होता है। क्या होता है? एक तंत्र होता है। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको हमेशा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। चाहे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने व देने में परमाणु को क्या करनी पड़ती है? ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि कम इलेक्ट्रॉन लेता है या कम इलेक्ट्रॉन देता है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे वही बात है,
कोई वस्तु है मान लिया, ठीक है, हल्की वस्तु को खींचना है या उसको धक्का लगाना है तो अपने को कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु हल्की है, चाहे तो खींचो और चाहे उसको धक्का मारो, पुश करो तो कम बल की आवश्यकता होगी। और एक भारी भरकम वस्तु है तो चाहे तो आप उसको खींच लो, चाहे उसको आप पुश कर दो, धक्का दे दो, दोनों ही कंडीशन में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही मामला इधर परमाणु के लिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है या चाहे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको हमेशा ऊर्जा खर्च करनी ही पड़ती है। अब कम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अब यदि परमाणु से ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है तो परमाणु का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए परमाणु वही काम करता है जिसमें उसकी ऊर्जा है वो बची रहे, उसकी एनर्जी है वो बची रहे। इसलिए यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी ऊर्जा का बहुत ज्यादा हस्र हो जाएगा। उसका भी कारण है कैसे होता है, पर इसको अपने को यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, आउट कर दे, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और उस कंडीशन में फिर बाह्यतम कोश बचेगा ये, फिर ये बाह्यतम कोश बचेगा। क्या बचेगा? ये बाह्यतम कोश बचेगा, और इसके अंदर ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो अब देखो, अब अपन पॉइंट पे आता है। मैं कह रहा था कि ये एक्चुअल में प्लस क्यों है, हालांकि अपन संयोजकता को क्या बोलेंगे, सोडियम की भी संयोजकता 1 ही मानी जाएगी और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 ही मानी जाएगी। ये प्लस और ये माइनस क्यों लगाते हैं, इसका वास्तविक हम साधारण तौर पे बोल देते हैं, और साधारण तौर पे टीचर भी समझाने में यही आपको समझा देंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए दे रहा तो प्लस और ले रहा तो माइनस। वास्तविकता में एक्चुअली कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली स्थिति ये होती है कि सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। लेकिन यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब ध्यान रखना है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है ना, माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, कभी भी परमाणु है वो प्रोटोनों का त्याग नहीं करता है, ना प्रोटोनों का त्याग करता है। ऐसे नहीं सामने वाले परमाणु को प्रोटॉन देता है, प्रोटोनों के आदान प्रदान नहीं होता है, नहीं इलेक्ट्रॉनों इसका न्यूट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। सिर्फ जो लेने देने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो साझेदारी है, इलेक्ट्रॉन लेना देना, वो सारा इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, इलेक्ट्रॉनों को ही दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन है इसमें 11 है, तो 1 तो इसने दे दिया, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो धन आवेश तो है 11 मान लो प्लस, और नेगेटिव कितने हैं? 10, माइनस चार्ज 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है ना। तो 11 तो है प्रोटॉन अर्थात धनावेश, और 10 है ऋणावेश। तो बचाओ कितना बचा? 1 प्लस ही तो बचा, 1 प्रोटॉन ज्यादा होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका इधर देखो, क्लोरीन का अपन देखते हैं, क्लोरीन का इधर देखो आप, क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है 17, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब बताओ अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जिससे परमाणु का अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करके ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 8, 10 और 7, 17, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। अब इसके परमाणु में नाभिक जो परमाणु है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन होंगे 17 ही, प्रोटॉन तो 17 ही होंगे, है ना।
तो 17 ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, इनकी खोज करता है, इन पर आवेश, इनका द्रव्यमान, ये इन सब के लिए मैंने अलग से क्लास है वो रिकॉर्ड कर रखी है। आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना और उस क्लास को है आपको देखना है। आगे बात समझ में, वो क्लास ये सारी एक एक शब्द की परिभाषा मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर हम संयोजकता के पॉइंट से भटक जाएंगे और वीडियो बहुत कुछ लंबा हो जाएगा। और आपको वैसे ही पता है एक सारी चीजें एक एक थोड़ी पढ़ाई जाएगी। अब मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा तो आगे मान लिया कहीं संयोजकता आ जाएगी तो वापस संयोजकता को तो नहीं पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उन वीडियो को या उन क्लासों को आपको देखना है। तो ये इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो होंगे 17 के 17 ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है 18। तो 17 तो है धनावेश और 18 है ऋण आवेश। तो बताओ कितना बचा, -1, ये माइनस। तो एक्चुअल में प्लस और माइनस का वो ये कारण होता है ना। हालांकि जब ऑप्शन में है कि सोडियम की संयोजकता होती है 1 2 3 4, सीधी पूछे तो 1 हो जाएगी। और यदि उसमें दे रखा कि +1 -1 +2 -2, तो अपने को +1 करना है। आगे बात समझ में, तो ये रहेगा आपके संयोजकता इस प्रकार से है वो निकाली जाती है। तो संयोजकता के लिए क्या ध्यान रखना है, अब इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो प्रक्रिया होती है वो बाह्यतम कोश में से ही होती है। कौन से कोश में से, बाह्यतम जो कोश है उसी में से होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, उसको बोलते हैं संयोजकता कोश। तो ये तो है कि स्थायी जिनकी संयोजकता होती है। बहुत सारे तत्व अभी मैं उदाहरण लिख दूंगा और अभी वापस देख लेंगे, मैं उदाहरण लिखूंगा, ठीक है। ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता स्थायी होती है, क्या होती है, जिनकी संयोजकता क्या होती है, स्थायी होती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तत्व ऐसे भी है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी संयोजकता मेंटेन करता है ना। +1 भी दर्शा सकते हैं, वो +2 भी दर्शा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला तत्व किस प्रकार का है। सामने वाले तत्व की प्रकृति के हिसाब से वो अपनी संयोजकताएं बदल भी सकता है। तो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी जो संयोजकता होती है वो अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी संयोजकता होती है, अस्थायी संयोजकता। तो अस्थायी संयोजकता वाले तत्व है वो भी अपन देखेंगे कि कौन कौन से अस्थायी संयोजकता वाले जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण की बात करूं मैं, तो अपने जो कॉपर होता है ना, कॉपर, तांबा, जिसको अपन तांबा भी बोलते हैं, तो तांबा होता है, कॉपर होता है, ये +1 भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाएगा। आगे बात समझ में, ऐसा नहीं +1 भी दर्शाएगा -1 भी दर्शाएगा। प्लस में रहेगी तो प्लस में रहेगी और माइनस में तो माइनस में, +1 +2 या +3 वगैरह ऐसे दर्शा सकते हैं। -1 -2 ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि उससे जुड़ने वाला तत्व है वो कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे भी होता है जो अपने साझेदारी भी करता है इलेक्ट्रॉनों की। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो ये आपको संयोजकता को ध्यान में रखना है। तो कई बार संयोजकता पूछी जाती है, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं और अन्य उदाहरण कौन कौन से उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी तत्व के परमाणु की सबसे बाहरी कोश में ना, सबसे बाहरी कोश जिसको बाह्यतम कोश है ना भी कहता है, उसको अपन है संयोजकता कोश एवं इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी तत्व के परमाणु की सबसे बाहरी जो कोश होती है ना, या सबसे बाहरी जो कोश होता है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं बाह्यतम कोश, ठीक है। और उसी बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश भी कहते हैं। और इस संयोजकता कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, अष्टक नियम किसने दिया था, बोरबरी ने, और इसको बोरबरी स्कीम भी कहते हैं। तो अष्टक नियम या बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, किसी परमाणु का बाह्यतम कोश अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसलिए है ना, इसलिए परमाणु अपने बाह्यतम कोश है ना, अपने बाह्यतम कोश में अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हेतु, किसके लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हेतु, या तो इलेक्ट्रॉन, या ई है ना, ध्यान रखना, ई नेगेटिव है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है,
त्याग करता है अथवा फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की यही संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता या संयोजन क्षमता कहलाती है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने दे रहा है, अथवा कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब कोई परमाणु तब स्थायी रह पाएगा जब उसका बाह्यतम कक्ष पूर्ण भरा हो। या तो नियमों के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और नियम क्या है? नियम है 2n² का फॉर्मूला है ना, 2n²। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18। इस प्रकार इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला भी जो एक अलग से इलेक्ट्रॉन वितरण का क्लास अपलोड कर रखी है ना, कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो परमाणु में या विभिन्न कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से क्लास अपलोड कर रखी है। उस क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो नियमों के अनुसार, है ना, नियमों के अनुसार उसका बाह्यतम कक्ष पूर्ण भरा हो, अथवा फिर क्या होना चाहिए? अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अष्टक पूर्ण हो। ठीक है, इसलिए परमाणु अष्टक पूरित करने तो है ना, अष्टक पूर्ति है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं अथवा साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं तथा सक्रिय पाए जाते हैं। भाई ले रहा दे रहा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा, सामने जो भी परमाणु है आसपास में, तो हमेशा सक्रिय रहेगा। आगे बात समझ, एवं अन्य परमाणु से क्रिया करके या तो बनाएगा अणु या क्या बनेगा? यौगिकों का निर्माण करेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, बाह्यतम कक्ष या तो नियमों के अनुसार पूर्ण होना चाहिए, या फिर उसमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जैसे आप कह दोगे सर, बात करें कि जैसे मान लिया कि लिथियम की बात करें, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले कोश में 2 और दूसरे में 1 आएगा। दूसरे में क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। कैसे होगी? कि भाई इसका ये है पहला कोष और ये है दूसरा कोष। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है 1 और यही बाहर वाला कोष है, तो इसमें अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो या तो 7 लेगा या 1 देगा। कि सर 7 लेगा तो फिर ये कोष बचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, है ना, तो 7 तो ले नहीं सकता है क्योंकि वो मैंने आपको कारण बता दिया है, और 1 दे सकता है। 1 देगा तो इसको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो 1 देने के बाद में इसका बाह्यतम कोष है ये तो हट जाएगा पूरा का पूरा ही। फिर बाह्यतम कोष बचा ये बाह्यतम कोष बचेगा, बाहरी कोष ये बचेगा, इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी तो है कि नियमों के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने होने चाहिए। पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2n² फॉर्मूले से पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 है। तो यदि इस फॉर्मूले के अनुसार यदि जिस कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, 8 की जरूरत नहीं है, 8 तो होने ही होने चाहिए। नियमों के अनुसार यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो भी उसका अष्टक पूरा माना जाएगा नियमों के अनुसार बाह्यतम कोष में। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फिर बाह्यतम कोष बचेगा ये, और इसमें नियमानुसार 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। इसका अष्टक क्या है? पूरा माना जाएगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं, जिन तत्वों के परमाणु के, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना, बहुत सारी जानकारी है वो इसमें आपको दी जाएगी, तो इसको ध्यान से समझना है। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं ना, पूरे भरे होते हैं नियमों के अनुसार, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 2n² फॉर्मूले से, है ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर इस प्रकार से जो भी आगे है, ठीक है, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं रहते हैं। मतलब जिन तत्वों का संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है नियमों के अनुसार, या जिनका ऑलरेडी अष्टक पूरा है, तो जिनका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से बाह्यतम कोष है वो भरा होता है, तो उनका अष्टक पूरा माना जाता है, तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि
कोई भी तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन कब लेता है या देता है, उसका अष्टक पूरा करने के लिए। तो जिनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, मतलब ना तो दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना ही साझेदारी करेंगे। तो ऐसे तत्व दूसरे तत्वों से क्रिया करते ही नहीं है। जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो अणु या यौगिकों का निर्माण भी नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे जो तत्व होते हैं उनको अक्रिय तत्व कहते हैं और इनके यौगिक प्रकृति में बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों आपको। अक्रिय जो तत्व होता है, क्योंकि ये न तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो दूसरों से क्रिया भी नहीं करेंगे। क्रिया कब होती है, कोई भी तत्व है वो अन्य तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया कब करता है, जब या तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा या उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देता है और लेता है तो वो आपस में बंध के द्वारा जुड़ जाता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl मतलब नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नमक। तो इसलिए वो नमक बना है। जब इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, देते नहीं, तो किसी प्रकार के कोई यौगिक का निर्माण नहीं होता। ऐसे तत्वों को बोलते हैं अक्रिय तत्व है। इसलिए प्रकृति में ऐसे तत्वों के जो यौगिक होता है वो बहुत ही कम पाए जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिनका बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है वह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है, अक्रिय तत्व कहता है। और उन तत्वों की जो संयोजकता है उनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। क्या बोलते हैं, शून्य होती है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ऐसे तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। तो कुछ प्रमुख तत्व हैं, यह मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे हीलियम, ठीक है, इसकी संयोजकता शून्य होगी। देखो यहाँ रही, ये इसकी संयोजकता, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है। इसका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। नियोन 10 नंबर पे आता है ना, 10 नंबर पे आ रहा नियोन, ये रहा नियोन। इसकी भी संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि पहले कोष में होता है 2 और दूसरे में होंगे 8। तो 8 पूरे है, 2 और 8 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार बात करें ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सब के बाह्यतम कोष में नियमानुसार जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये अक्रिय तत्व है, अर्थात न तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। इसलिए इनकी संयोजकता, इन सब की संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इन सब की संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा नहीं, सब नहीं, जो ज्यादातर अपने सूत्र बनाने में जो ज्यादा तत्व काम में आता है, बेसिक साइंस की अपन बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो ज्यादातर जो तत्व काम में आता है उनकी मैंने संयोजकताएं आपके लिए यहाँ लिख दी है। या तो उस नियम के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले नियम के अनुसार फटाफट आप संयोजकता निकाल लो, तब आपको इन संयोजकताओं को याद नहीं रखनी पड़ेगी। और यदि फिर आपको वो नियम ही याद नहीं रहता है तो फिर आपको ये संयोजकताएं हैं वो याद रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम है भाई, क्या है यहाँ पर कैल्शियम है, गलत लिख दिया है, ओके, नजर पड़ गई है मेरी। ठीक है, तो इस प्रकार कौन कौन से प्रमुख तत्व है तो देख लेते हैं अपन। वैसे तत्व बहुत सारे प्रमुख ही है, 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की संयोजकता मैंने लिखी है, जिनके जो ज्यादा है वो यौगिक वगैरह बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, सबसे पहले अपन बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। सामने वाले तत्वों पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या देने वाला है। हीलियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी हो जाएगी, आपके 0 हो जाएगी, अष्टक पूरा होता है। लिथियम की +1 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है ये। ठीक है, वैसे +1 +2 नहीं होगी, 1 या 2 होगी, लेकिन मैंने प्लस और माइनस इसलिए लगाया ताकि आप समझ जाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगले को त्याग रहा है, और अदरवाइज माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, इसकी होगी +1, इसकी +2, इसकी +3 हो जाएगी। कार्बन की +4 भी हो सकती है और -4 भी होती है। और वैसे ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन देता है या लेता नहीं, बल्कि ये साझेदारी करता है। तो ये तो हमेशा सहसंयोजक यौगिक की बनाता है, साझेदारी करता है, ध्यान रखना है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। न तो पूरे 4 इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है। इसका एक कारण होता है ना, कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर न तो कभी प्लस बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर न कभी माइनस बनाता है। ये केवल, हाँ, संयोजकता तो 4 हो जाएगी उसकी, लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा। मतलब न तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन किसी को देता है न पूर्ण रूप से किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है। ठीक है, आगे अपन कभी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि ये इसकी संयोजकता +4 या -4 क्यों नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं। तो ये जो +4 -4 मैंने लिखा है, वैसे मैं +4 और -4 को हटा ही दूं पूरा ही, भले आपको हो तो ठीक है। या तो ये साझेदारी जो है वो करता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करता है। आगे बात सुन, आगे अपन देखें तो आगे है नाइट्रोजन की संयोजकता होगी
-3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की -2 लगा दी है, फ्लोरीन की -1 और नियोन का अष्टक पूरा होता है ना। नियोन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है, तो इसका अष्टक पूरा होता है 2 और 8 10, तो इसकी संयोजकता पूरी होती है। सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की +4, फास्फोरस की -3, सल्फर की -2, क्लोरीन की -1, आर्गन फिर अक्री आगे देख लो, ये आगे ना आर्गन, इसकी संयोजकता नहीं होगी। फिर पोटेशियम की +1 और कैल्शियम की +2 हो जाएगी। आगे बात सुन, तो ये इस प्रकार आपको संयोजकता याद रखनी। अब इसमें आपको एक मैं ट्रिक बताऊं, इसमें अपन एक ट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिक की बात करते हैं, पर वो ट्रिक है वो 100% काम में तो नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कुछ अपवाद वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। पर फिर भी आप देख लो, यदि आपको क्रम से तत्व याद है, क्रम से तत्व याद है, तो आपको +1 करना है, फिर 0 करना है यहाँ, फिर +1, 1 2 3 4, फिर वापस 4 तक ही घटाने, क्योंकि 8 अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 वो 50-50 वाली स्थिति है। तो एक बार तो 4 तक बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 त्याग रहा है, 3 त्याग रहा है, 4 त्याग रहा है, फिर 3 लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसके कॉस में 5 होंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएंगी। तो देखो क्रम क्या चल रहा है, +1 +2 +3, 4 रख दो इसको, या +4 मान लो, ठीक है। फिर 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0 1 2, इस प्रकार से चलती जाएगी। पर ये 100% ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कुछ तत्वों की संयोजकता है वो परिवर्तित होती रहती है। तो बीच में ऐसे भी तत्व आते हैं जिनकी संयोजकता है वो बदल जाती है, +2 हो जाती है, या +1 है, या +3 है, ऐसा परिवर्तित संयोजकता भी दर्शाता है। आगे 21 से लेकर 30 तक जो तत्व है उनमें भी कॉपर है, इस प्रकार के तत्व है जो संयोजकता बदलता है। तो ऐसे तत्वों को मैंने अलग से लिख दिया है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व कौन से देख लो, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की संयोजकताएं निम्न है। जैसे देखो अर्जेंटम चांदी +1, कॉपर +1 भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाता है, इसलिए मैंने 21 से फिर आगे नहीं दर्शाया कि जो मोस्टली जो तत्व है, जो मोस्ट है, ज़्यादातर सूत्र बनाने में, नॉर्मल बेसिक सूत्र बनाने में कौन कौन से जो है वो काम में आता है, वो मैंने आपके लिए संयोजकता के लिए लिखा है। और ज़्यादातर संयोजकता पूछता है तो भारी तत्वों की या आवर्त सारणी में जो आगे के तत्व उनकी नहीं पूछता है, इन्हीं में से संयोजकता पूछ ली जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कॉपर +1 भी दर्शा सकता है, +2, जिंक +2, आयरन +2 और +3 दोनों ही दर्शा सकता है। फिर बहुपरमाणु आयनों की संयोजकता की बात करें। अब ये बहुपरमाणु आयन क्या होता है? बहु का मतलब नाम से ही समझ गए, बहु का मतलब बहुत सारे, अनेक, और परमाणु का मतलब बहुत सारे परमाणु का समूह है जिन पर भी कुछ नेट आवेश पाया जाता है। ऐसे परमाणु जिन परमाणु का समूह है, एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के ऐसे परमाणु, जिन परमाणु का समूह है जिन पर नेट आवेश पाया जाता है ना। नेट आवेश का मतलब टोटल आवेश। अब नेट आवेश का मतलब है कि इसका आवेश और इसका आवेश, इसकी संयोजकता और इसकी संयोजकता निकालकर कुल कैलकुलेट करके पूरे अणु का जो समूह है इसके ऊपर कितनी संयोजकता होगी, +1 होगी। ऐसे हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। इसको बोलता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। इसको बोलता है नाइट्राइड आयन, ठीक है। इसको बोलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये कार्बोनेट आयन हो गया, इसकी -2, इसकी माइनस संयोजकता। ये आप इसको अपन बोलेंगे सल्फाइड, इसकी -2 से संयोजकता। इसको बोलेंगे सल्फेट, SO4। ये SO3 -2 है, ये SO4 -2, इसको सल्फेट बोलेंगे, इसको सल्फाइड बोलेंगे, ठीक है। और ये है फास्फेट, PO4 -3, तो PO4 -3 इसको अपन फास्फेट बोलेंगे, इसकी ये संयोजकता होगी। तो ये अपन जब सूत्र लिखते हैं किसी यौगिक का, तो सूत्र लिखते टाइम ये बहुपरमाणु आयन काम आएंगे भाई, ध्यान रखना। ये जो बहुपरमाणु आयन है इनकी संयोजकता आपको अलग से याद, हालांकि इनकी भी संयोजकता निकालने के सूत्र होता है, पर वो फिर वही बात है, फिर ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा साइंस के, और ज़्यादा गहराई से अपने को पढ़ना है नहीं। आपको ये केवल संयोजकता याद रखनी पड़ेगी। ये जो बहुपरमाणु आयन है ना, जैसे जिंक सल्फेट ZnSO4 है ना, कॉपर कार्बोनेट है ना, कॉपर ऑक्साइड है, तो ऐसे जो है इनकी अपन सूत्र लिखेंगे। सूत्र कैसे लिखते हैं? तो वे सूत्र इस संयोजकता के आधार पर ही लिखे जाएंगे, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला ही वीडियो या अगली क्लास अपन लेंगे, तो अगली क्लास में इनके आधार पर, संयोजकता के आधार पर सूत्र कैसे लिखा जाता है, वही अपना अगली क्लास रहेगी। आगे बात सुनने, तो
तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, तो अपने मित्रों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे इसके टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकता है, जहां आपको क्विज वगैरह और ढेर सारी जानकारियां हर रोज मिलती रहती है। अदर सब्जेक्ट की भी क्विज है, वहां पे मैं अपलोड करता हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।